हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा जो है आपकी बहुत ही जल्द होगी और आपका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपके वर्ग 1 के एग्ज़ाम्स होंगे और आपको आपके चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ समय पहले बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमारी क्लास सेकंड तक हो गई थी और इसमें हमारा जो सजीव जगत दिया गया टॉपिक होता है, जिसमें आपको कोशिका के बारे में पढ़ना होता है। तो जो कोशिका वाला टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत बड़ा भी होता है। तो इसकी 2 क्लासें हमारी हो चुकी थी। थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण आपको क्लास नहीं दे पाए हैं, लेकिन अब से आपकी जो क्लास है वो रेगुलर रहेंगी। ठीक है, तो आपको बता दें आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने क्या कुछ पढ़ लिया है और आज हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमने कोशिका की बेसिक जानकारी आपको बताई थी, कोशिका की संरचना बता दी थी। इसके बाद आपको कोशिका की खोज किसने कब की थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद आपकी कोशिका के बारे में जो अन्य चीज़ें हैं, कोशिकाओं की संख्या, इसके बाद एक कोशिकीय बहुकोशिकीय क्या कहलाते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आपके कोशिका से संबंधित जितनी भी खोजें होती हैं वो आपको बताएं। इसके बाद आपको इनके सन भी बताए थे कि किसकी खोज किसने और कब की थी। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर आवाज़ की प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा आप मैनेज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोशिका सिद्धांत आपको बताया था, सेल थ्योरी, सन 1838 में किसने दी थी, स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, इसके हमने आपको अपवाद भी बताए थे और इसके क्या कार्य थे। इसके बाद हमारी सेकंड जो क्लास रही उसमें हमने कोशिका का साइज बताया आपको। इसके बाद कोशिका संरचना और प्रकार्य आपको बताए हुए थे। इसके बाद कोशिका के जो विभिन्न कोशिकांग होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आपको कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो हमारा कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य, ये दोनों चीज़ें और इसके अंतर्गत जितने भी कोशिकांग आते हैं वो हमने पिछली क्लास में देख लिए हैं। तो आप वो दोनों क्लास देख लें, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे केंद्रक के बारे में और कोशिका का जो प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। क्योंकि जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जाने रहेंगे तो आप अभी आगे चल करके जो आपका वर्गीकरण आता है 5 जगत वर्गीकरण, तो उसमें आपका मोनेरा जगत आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, तो इसको हम डीप में पढ़ेंगे। तो वहाँ आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप कहेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ये हमने विभिन्न कोशिकांग पढ़े और बिल्कुल आपको बेसिक से जानकारी दी है। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लें और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो फिर तो और भी अच्छा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर आपका एनसीईआरटी मटेरियल भी मिल जाएगा और जो अन्य चीज़ें भी होती हैं वो सारी यहाँ पर इंक्लूड हैं, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा कहीं से और चीज़ें नहीं आ सकती और जो भी छूट जाएगा तो जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वहाँ आपका कवर करवा देंगे। आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 3 और यहाँ पर हमने बायोलॉजी ही स्टार्ट क्यों की है, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो मटेरियल है वो कवर कर लिया था हमने पात्रता परीक्षा में। ठीक है, केमिस्ट्री और आपका जो फिजिक्स होता है वो वहाँ हमने कवर कराया था और वो थोड़ा सा कम रहता है सिलेबस इससे। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है साइंस की दृष्टि से, तो इसको हम पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम देखेंगे केंद्रक के बारे में। मतलब कोशिका जो है इसका स्ट्रक्चर 3 रूपों में आपको देखने को मिलेगा। तो हमने हमारी कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे केंद्रक, क्योंकि जो कोशिका का सबसे प्रमुख पार्ट माना जाता है वो केंद्रक ही होता है। अब केंद्रक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे केंद्रिका हो गई, फिर केंद्रक और केंद्रिका के बीच में जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है वो जीव द्रव्य होता है। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस क्या कहलाता है। तो सबसे पहले तो अभी आपकी पात्रता परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रक की खोज किसने की है, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और यदि कोशिका का पूछता है कोशिका की खोज किसने की है तो रॉबर्ट हुक ने की है, याद रखिएगा। ठीक है, 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जबकि अब आपकी केंद्रक की खोज किसने की है कोशिका के अंदर, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। ठीक, अब देखिए कोशिका द्रव्य, अब ये आप जान चुके होंगे क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म क्या होता है।
ठीक है। तो जो कोशिका द्रव्य है इसके बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे ही केंद्रक कहते हैं। मान के चलिए ये हमारी कोई कोशिका है और इसमें एक जीव द्रव्य आपका भरा हुआ होता है, कोशिका द्रव्य जो भरा हुआ होता है, इसी के बीचों बीच में एक बड़ी गोल और बहुत गाढ़ी संरचना पाई जाती है, इसी को केंद्रक कहा जाता है। अब ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो आपको बताया था जितने भी कोशिकांग हैं वो अपने यथा स्थान पर स्थित हैं। किस कारण से? कोशिका द्रव्य के कारण ही। क्यों? क्योंकि यदि कोशिका द्रव्य नहीं होता तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका गोल्गी बॉडी में मिल जाता, गोल्गी बॉडी राइबोसोम में मिल जाता। तो यथा स्थान देने के लिए जो कोशिका होती है उसमें जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो इसी के बीचों बीच में एक बड़ी सी गोल गाढ़ी संरचना होती है, उसे क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। और केंद्रक मतलब हर एक पार्ट्स के लिए, जैसे हमारा बॉडी पार्ट्स होते हैं तो उनको सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपकी परत पाई जाती है, उसी तरीके से हमारा जो केंद्रक होता है इसके चारों ओर दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। पूरी कोशिका जिससे ढकी होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसी तरह से जो केंद्रक है आपका कोशिका के अंदर, ये भी सेफ्टी के लिए इस पर भी कुछ कवर होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं। जिस तरीके से हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है, और ये अर्धपारगम्य क्या, कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती है, ठीक है। उसी तरीके से जो आपकी केंद्रक झिल्ली होती है उसमें भी कई छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। मतलब केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, तो इनके बीच किस पदार्थ को अंदर जाना है, किसको नहीं जाना है, या किसको बाहर आना है, किसको नहीं आना है, इनका डिसाइड जो है वो किसके माध्यम से होता है? इसी केंद्रक झिल्ली के द्वारा होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे केंद्रक क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, और आपका जो इसमें जो कोशिका झिल्ली पाई जाती, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसका कार्य क्या है। अब देखिए, प्रत्येक जीवित कोशिका में, जीवित का मतलब जो सजीव हैं, जिनके अंदर जीवन है, ठीक है, तो प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक से अधिक भी केंद्रक होते हैं। तो केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा अर्धतरल द्रव्य भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब जो चीज़ें कोशिका के अंदर पाई जाती हैं उसे कोशिका से संबंधित करके बोलते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक के अंदर पाई जाएंगी तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव्य कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, केंद्रक द्रव्य में महीन धागे के जाल जैसी रचनाएं, आपने ये रचनाएं इस तरीके से देखी होंगी जिसे आप डीएनए कह देते थे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपने खूब बनाया होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक के अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है केंद्रक द्रव्य जिसे कहेंगे, इसमें महीन धागों के जाल जैसी रचना होती है जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्रोमेटिन नेटवर्क। पिछली बार जब क्वेश्चन पूछा था तो हिंदी में लिख करके आया था क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है, तो याद रखिएगा। केंद्रक द्रव्य के अंदर महीन धागे जैसी जो संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहेंगे? क्रोमेटिन जालिका कहेंगे, और ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। अब देखिए, कोशिका विभाजन के समय जब आपका सेल डिवीजन होता है, एक कोशिकाओं से अदर कोशिकाओं का जब जन्म होता है, तो कोशिका विभाजन के समय जो यही क्रोमेटिन जालिका है, इसके जो धागे पाए जा रहे हैं ये अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ की रचना में परिवर्तित हो जाती हैं, और इसी को हम कह देते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम कह देते हैं। थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, क्योंकि जो डीएनए है वही हमारे गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। मतलब डीएनए जो होता है हमारे जो जीवन की इकाई मानी जाती है वो जीन ही होती है, जीन कहलाती है, पैतृक जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी विभिन्न प्रकार की हमारे अंदर जो क्षमताएँ हैं, या जो हमारे अंदर जो जो विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते
जाती हैं उनका निर्धारण जो है वो जीन के माध्यम से ही होता है, ठीक है। और एक जीन आपके एक गुण को निर्धारित करता है, ऐसा नहीं है कि एक जीन आपके कई गुणों को, एक गुण को निर्धारित करेगा आपका एक जीन। अतः डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहेंगे और जीन को आनुवंशिक इकाई, इनमें अंतर याद रखेंगे। आपसे पूछ लिया यदि आनुवंशिक मतलब मानव जीवन की आनुवंशिक इकाई क्या है, तो इकाई पूछता है तो जीन बताना है, और पदार्थ पूछता है आनुवंशिक पदार्थ, तो वो आपका डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। अब केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। केंद्रक क्या करता है, बीच में स्थित होता है कोशिका के और कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भी ये भाग लेता है। यह कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी और रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। यह कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब जो आपका रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यह कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है, मतलब डेवलपमेंट और मैच्योरिटी को भी ये निर्धारित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिका आरएनए उत्पन्न करता है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण आपको बताया था कहाँ पर होता है, किस तरीके से होता है, और आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। तो ये हमारी सेकंड क्लास में आपको कोशिकांग बताए थे, तो आप सारी क्लास देखेंगे क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब देखिए केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। तो मान के चलिए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक गाढ़ा सा हमारा जो कोशिकांग दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया, केंद्रक। अब इसी केंद्रक के अंदर एक छोटी गोलाकार अंडाकार रचना पाई जाती है और इसे कहेंगे केंद्रिका। तो पूछ लेता है केंद्रिका कहाँ स्थित होती है, तो केंद्रक के अंदर होती है। इसकी रचना कैसी होती है, तो छोटी गोलाकार अंडाकार होती है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी केंद्रिका की, तो फेलिक फोंटाना ने की थी, जबकि केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। तो ये खोजें भी याद रखिए, सन भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो केंद्रिका है यह कम सक्रिय कोशिकाओं में छोटी होती है अथवा नहीं भी पाई जाती, जबकि जो सक्रिय और स्रावी कोशिकाएं होती हैं उसमें बड़ी होती है। यह संख्या में एक या अनेक हो सकती हैं केंद्रिकाएं। केंद्रक में मतलब जो है जीन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा केंद्रक में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा आप याद रखेंगे, केंद्रिका में संश्लेषण होता है, कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है। अब देखिए एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे और अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं, मतलब इस तरीके का एक जाल ही सा होता है। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखते हैं। सामान्यतः जो गुणसूत्र होते हैं वो बेलनाकार होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। तो ये सब आपको केंद्रक में पढ़ना है, गुणसूत्र क्या होते हैं, इसकी जो स्पष्ट संरचना होती है वो किस तरीके की होती है। तो देखिए 3 भाग कौन से हैं आपके क्रोमोसोम के, पहला है पेलिकल, दूसरा है मैट्रिक्स और तीसरा है क्रोमेटिड। तो पेलिकल क्या होता है, तो आपको एक स्ट्रक्चर आपने इस तरीके का देखा होगा और इसमें आपका जो पेलिकल है, गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो पेलिकल होता है। फिर पेलिकल के द्वारा जो घिरा हुआ जो मध्य का भाग होता है वो मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागों की समान रचनाएं होती हैं। इसी को क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए प्रत्येक क्रोमेटिड के क्रोमेनिमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंधित होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ती, मतलब होती तो दोहरी संरचना है लेकिन इतनी घनिष्ठता से जुड़ी हुई होती है कि वो एक ही नज़र आती है। क्रोमेटिड जो है वो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा, मतलब ये आपको जो संरचना मतलब बीच में इस तरीके से कटी संरचना दिखती है, इसी को कहेंगे सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का एक महत्वपूर्ण रचना होती है, मतलब यहाँ देखिए गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित होते हैं। मतलब इस तरीके से यदि हम संरचना बनाएं तो जहाँ पर ये जुड़ते हैं मतलब ए स्थान कहेंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर है जो इन दोनों को जोड़ता है। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है और कोशिका विभाजन के समय तर्क सूत्र से गुणसूत्र को संलग्न करता है। फिर सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक भाग आपका जो है बाहु अर्थात आर्म कहलाता है।
गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। इतना आपको याद रखना है केंद्रक के बारे में और गुणसूत्र के बारे में। अब हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो रचना के आधार पर जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। यदि आपसे कहते हैं कि आप कौन सी कोशिका में आएंगे, तो आपके अंदर जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक। ठीक है। अब आपकी जो विभिन्न आपने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े, यानी जो कोशिकांग पढ़े हैं, वो किस में उपस्थित होंगे किस में नहीं, तो इन दोनों में आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो पूछ सकता है प्रारंभिक कोशिका कहलाती है, ऑप्शन दे दिया आपको, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आपकी प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। आप आसानी से याद रख सकते, प्रारंभिक में भी प्रा है और प्रोकैरियोटिक में भी प्रा है, तो प्रारंभिक प्रोकैरियोटिक। ठीक है। यह सरल रचना वाली कोशिका, इसकी रचना कैसी होती है, सिंपल होती है, सरल होती है। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता। जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता उसमें क्रोमेटिन नहीं बन पाता। अभी क्रोमेटिन क्या है, अभी हमने आपको बताया, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अभी आपको बताया था जो क्रोमेटिन होता है वो किससे बना होता है, डीएनए से और आपके हिस्टोन प्रोटीन से। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमेटिन नहीं होता है, मतलब सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, तो जो क्रोमेटिन है वो नहीं बन पाता, केवल डीएनए का गुणसूत्र के रूप में ये पड़ा रहता है। अतः केंद्रक नाम का कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। तो पूछेगा केंद्रक नाम का विकसित कोशिकांग किस कोशिका में नहीं होता, तो वो प्रोकैरियोटिक में। अर्थात इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, लेकिन जो आपकी यूकैरियोटिक होंगी उसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। तो पूछेगा जीवाणुओं या नील हरित शैवाल में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इनमें भी आपके जीवाणुओं और नील हरित शैवाल में केंद्रक नहीं होता है, अभाव होता है। ठीक है। तो एक किस प्रकार की कोशिका हुई जिसमें केंद्रक का अभाव है, प्रोकैरियोटिक। आकार पूछ ले इनका, तो प्रोकैरियोटिक जितने भी प्रकार की कोशिकाएं होंगी उनका आकार प्रायः 1 म्यू इस तरीके से बनता है। ठीक है, से 10 म्यू के मध्य होता है। इनमें पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित जो गुणसूत्र है कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ, जैसे मतलब इसमें केंद्रक जब नहीं है तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से होगी, तो केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। इस कारण से जो केंद्रक है उसमें पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकांगों का अभाव होता है। अब आपके जो अन्य कोशिकांग होते हैं कुछ को छोड़ करके, ठीक है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी उपकरण हो गया, राइबोसोम हो गया, तो इन कोशिकांगों का इसमें अभाव होता है। तो यही पूछा जाता है कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी या राइबोसोम किस तरह की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें अभाव होता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक हो गई। फिर प्रकाश संश्लेषण, जीवाणु में हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होते हैं। तो याद रखिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, विभिन्न तरह के कोशिकांगों का अभाव होता है। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल, वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं यूकैरियोटिक कहलाती हैं। इसमें केंद्रक भी होगा, कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण में पाया जाएगा। इसमें अर्थात ये पूछेगा आपसे कि सुस्पष्ट केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में। ठीक है, अर्थात मनुष्य एक यूकैरियोटिक है और मनुष्य में भी स्पष्ट केंद्रक होगा, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से क्रोमेटिन और इसके अलावा केंद्रिका होती है। जब केंद्रक होगा तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी होगी और आपका यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी है, डीएनए भी है, तो इस संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं, जो धागे के समान रचनाएं होती हैं। ठीक है, इसी से डीएनए, आनुवंशिक गुण, जीन वगैरह होंगे, आगे की पीढ़ी को प्राप्त होंगे। ठीक, इनका आकार बड़ा होता है। कोशिका द्रव्य झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं। मतलब झिल्ली युक्त का मतलब जितने भी कोशिकांग हैं उनके ऊपर एक परत के रूप में सेफ्टी देने के लिए झिल्ली पाई जाती है। ठीक, इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी 1 से अधिक होती है। तो आप समझ गए होंगे। अब इनमें थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में।
सबसे पहले ये आदिम कोशिकाएं हैं। आदिम का मतलब बहुत पुरानी सेल्स होती हैं, ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। याद रखिए, इनमें प्रारंभी आविकसित केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक का अभाव होता है या पाया भी जाता है तो आविकसित रहता है, जबकि यूकेरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। पिछली बार जब हमने पात्रता परीक्षा में आपको ये बताया था तो थोड़ा सा समय कम होने के कारण शॉर्ट में बता दिया था, लेकिन यहाँ कुछ भी छूटेगा नहीं, आप अच्छे से बस कवर करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला, अर्थात जो केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है और केंद्रिका की अनुपस्थिति होती। जब केंद्रक ही नहीं है तो ये दोनों चीज़ें भी अनुपस्थित होंगी, लेकिन इसमें आपका ऐसा नहीं होता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। फिर केंद्रक में केंद्रक झिल्ली भी होती है जिसे केंद्रक कला कहेंगे और केंद्रिका भी होगी, अर्थात इनमें केंद्रक कला केंद्रिका उपस्थित होगी। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जिसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली कहलाता है, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होते, मतलब इसमें ये कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में ये सब के सब उपस्थित होंगे और इनके बारे में हम डीप में चर्चा कर चुके हैं, पिछली क्लास आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि हमारे जो यूकैरियोटिक होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति, इसमें जो है वो पतली होती है, जबकि इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। नेक्स्ट है इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, किनमें, प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। रिक्तिका जो होती है इसमें अनुपस्थित होती है, इनमें उपस्थित रहेगी। लैंगिक जनन नहीं होता है, इनमें लैंगिक जनन होता है। कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है, इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम विभाजन ही पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर पादप और आपकी जंतु कोशिका के बारे में आपको बता देंगे। नेक्स्ट है आपका श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और आपके यूकैरियोटिक में जो श्वसन है, पिछली बार का क्वेश्चन है, पूछा गया था यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन होता है किसके द्वारा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये राइबोसोम क्या होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ाया था, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, और आपके खुरदरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, तो आप एक बार जा कर के देख लें, ठीक। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपके कोशिका के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि कोशिका वाला टॉपिक बहुत बड़ा है और आपको कोशिका में आपको जंतु कोशिका पादप कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर देखना होता है कि जंतुओं में किस तरीके से क्या कुछ होता है और उसमें मतलब पादप में क्या होता है। अब आपको बताया था कोशिका से बनता है आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर बताया था। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और फिर आपके शरीर का निर्माण होता है। तो जब कोशिका वाला टॉपिक हो जाएगा तो ऊतक भी पढ़ने हैं। अब यहाँ पर हमको डबल पढ़ना होता है, क्योंकि ऊतक तो जंतु ऊतक अलग पढ़ने हैं, आपको पादप ऊतक अलग पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपके जो अदर चैप्टर रहेंगे उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। बस आप अब से लगातार बने रहेंगे और आपको अब डेली क्लासेस देने का प्रयत्न करेंगे और जितना हो सकेगा अधिक से अधिक आपको क्लास देंगे, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आए तो शेयर जरूर करते चलें और यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।